पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा सेना की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। ये संपूर्ण गाइड है और इस संपूर्ण गाइड में पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल दिया है, जिस तरीके से यूपीएससी का सिलेबस है और जो पाठ्यक्रम है इसमें 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है और उनकी उचित व्याख्या भी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा विस्तृत स्टडी मटेरियल दिया हुआ है और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, तो वहाँ से जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और यूपीएससी पीईटी की केवल गाइड ही नहीं, प्रैक्टिस सेट भी आता है चक्षु प्रकाशन का और गाइड भी आती है। जो भी चाहे पुस्तकें वो आप लोग सभी दुकानों में ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के महत्वपूर्ण निर्देश जारी। ये महत्वपूर्ण निर्देश जो है वो परीक्षा केंद्र के जो संस्थापक, परीक्षा केंद्र के जो केंद्र व्यवस्थापक हैं उनके लिए है, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी सुविधा होगी कि कितना समय मिलेगा, कब कापी मिलेगी और कापी में क्या क्या भरना रहेगा। ये सारी की सारी जो जानकारी है वो दे दी गई है। ये देखिए, ये निर्देश पुस्तिका है मेरे पास और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि ये जो परीक्षा है जो 7-8 अगस्त को टीजीटी की और 17 और 18 अगस्त को जो पीजीटी की होनी है उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। लिखा हुआ है कि प्रत्येक केंद्र को एक सांकेतिक कोड दिया गया है। परीक्षा केंद्र 2 सत्रों में होगी। परीक्षा पर जो परीक्षा होगी और मोबाइल फ़ोन और अन्य आईटी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संयंत्र, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों और संवाद के अन्य साधनों जैसे ब्लूटूथ को अनिवार्य रूप से गेट पर जमा कराया जाएगा। मुख्य द्वार पर इस प्रकार की सूचना प्रमुखता से प्रकाशित की जाएगी। उपरोक्त सामग्री का प्रयोग करते हुए यदि कोई अभ्यर्थी पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लिखा हुआ कि कक्ष निरीक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि उपस्थिति पत्रक एवं प्रवेश पत्र पर जो फोटो लगी हुई अभ्यर्थी की वो वही अभ्यर्थी जो परीक्षा दे रहा है इसका मिलान अच्छी तरीके से कर लें। ओएमआर आधारित उपस्थिति पत्रक पर अभ्यर्थी का यथा स्थान प्रविष्टि हस्ताक्षर कराने के पश्चात कक्ष निरीक्षक भी अपना हस्ताक्षर करें, जिसे केंद्राध्यक्ष और केंद्र पर्यवेक्षक प्रति हस्ताक्षरित करें। यदि परीक्षा केंद्र के अंदर कोई अभ्यर्थी गलत आचरण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसको बाहर नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद ही ऐसे अभ्यर्थी को सेंटर के बाहर भेजा जाएगा। लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। संदेह होने पर उस अभ्यर्थी की फोटोग्राफी भी करा ली जाएगी। परीक्षा केंद्र के प्रशासनिक कक्ष, परीक्षा केंद्रों एवं उपयोग में जाने वाले, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो है वीडियोग्राफी होगी और सीसीटीवी कैमरा चालू रहना अनिवार्य है। बिजली के न रहने पर जनरेटर का उपयोग किया जाए। यहाँ पर एक बात और है कि अगर प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति भी मिल सकती है परीक्षा केंद्र से। यहाँ पर लिखा किसी भी अभ्यर्थी को बिना प्रवेश पत्र के बैठने की अनुमति न प्रदान करें। प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को एक आईडी ले जाना अनिवार्य है। और नीचे यहाँ पर लिखा कि यदि अभ्यर्थी वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाता है और बिना प्रवेश पत्र के केंद्र पर पहुंच जाता है तो ओएमआर आधारित उपस्थिति पत्रक से मिलान के पश्चात अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक व फोटो पाए जाने पर उसे एक अंडरटेकिंग फोटो के साथ लेकर के केंद्राध्यक्ष उसे परीक्षा में अनुमति देंगे। जिन अभ्यर्थियों की प्रवेश पत्र पर फोटो और हस्ताक्षर नहीं है, अन्य अभ्यर्थियों की फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित है, अस्पष्ट है या निर्धारित साइज से छोटी है, तो वे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर एक फोटो और आईडी प्रूफ की मूल प्रति एवं एक छाया प्रति लेकर के उपस्थित हो जाए तो उनको भी परीक्षा देने को मिल जाएगी। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पूर्व गेट खोल दिए जाएंगे। प्रवेश के लिए घंटी बजा करके सूचित किया जाएगा और उसके बाद लिखा है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात किसी भी दशा में केंद्र या परीक्षा कक्ष में किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लिखा हुआ है इसलिए इस समस्या से बचने के लिए अभ्यर्थी परीक्षा से कम 45 मिनट पूर्व ही केंद्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर ले। प्रश्न पुस्तिका के बारे में भी यहाँ बता दिया गया है कि प्रश्न पुस्तिका जो है वो 4 सीरीज में है। ABCD की सीरीज में प्रश्न पुस्तिका है और इसी क्रम में विद्यार्थियों को बांटी जाएगी। किसी भी कक्षा में 24 छात्र, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, एक कक्ष में 24 परीक्षार्थी या उसके गुणांक या 48 या 72 में बैठने की जो व्यवस्था है वो उचित रहेगी। एक ही कक्ष में एक से अधिक विषय के महिला और पुरुषों को भी बिठाया जा सकता है। लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 50% कक्ष निरीक्षक रखे जाएंगे। शेष 50% कक्ष निरीक्षक जिलाधिकारी द्वारा अन्य विभागों के
कर्मचारियों में से तैनात किया जाएगा, जिसकी एक प्रति चयन बोर्ड को प्रेषित की जाएगी। जिलाधिकारियों द्वारा निर्गत फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर कक्ष निरीक्षक का कार्य संपन्न कराया जाएगा। प्रश्न पत्र के बारे में भी जानकारी दी गई है कि प्रश्न पुस्तिकाओं एवं उत्तर पत्रकों के पैकेट परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व केंद्र व्यवस्थापक द्वारा 2 कक्ष निरीक्षकों, केंद्र पर तैनात पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में खोला जाएगा। प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किया जाएगा। 2 कक्ष निरीक्षकों में से 1 कक्ष निरीक्षक एवं पर्यवेक्षक की तैनाती जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। प्रश्न पत्र खोलने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पूर्व OMR जो है बांट दी जाएगी, उत्तर पत्रक, और उस पर प्रविष्टियां भरने के लिए कहा जाएगा, रोल नंबर इत्यादि। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में कोई अवैध सामग्री रखता है, जैसे लिखित कागज या कोई सादा कागज या नोटबुक या पुस्तक या कैलकुलेटर, मानचित्र, स्लाइड रूल, सेलुलर फोन आदि अगर मिलता है तो उसको दोषी माना जाएगा। और इस संबंध में रिपोर्ट प्रपत्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 9 पर अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए देना होगा। OMR की 3 प्रतियां होंगी, 2 वहीं पर जमा रहेंगी। एक अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने के बाद में दे दी जाएगी कि एक कार्बन कॉपी यहाँ पर लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा सादी OMR उत्तर पत्रक जमा की जाती है तो कक्ष निरीक्षक उसे क्रॉस कर दें। उस पुस्तिका का जो मूल्यांकन है उस OMR का वो अब नहीं किया जाएगा। इस निर्देशिका में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, और इनमें कोड भी बताए गए हैं कि किस विषय का कौन सा कोड है जो आपको अपने OMR में भरना है, किस किस विषय का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यही आपको वहाँ पर कल भरना होगा, 7 तारीख को और 8 तारीख को। कितना पैसा मिलता है इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो केंद्राध्यक्ष होगा वो उसको 1000 रुपये मिलेगा ड्यूटी का, सहायक केंद्राध्यक्ष को 750 मिलेगा, कक्ष निरीक्षक को 500 रुपये मिलेगा, तृतीय श्रेणी का जो कर्मचारी है सहायक उसको 300 रुपये मिलेगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 200 रुपये मिलेगा। ये सब जानकारियां भी दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के ये हो गई TGT PGT की बात। और अब हम लोग बात करते हैं DLED से मोहभंग 2 लाख सीटें अभी भी खाली। सुबह के समाचार पत्र में ये सूचना छूट गई थी। DLED के जो आवेदन है वो चल रहे हैं 20 तारीख से, और लास्ट जो डेट है वो 10 अगस्त है। और अभी तक मात्र 50,000 जो हैं वो आवेदन आए हैं। 2,40,000 सीटों के लिए आवेदन चल रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है DLED अभ्यर्थियों का मोहभंग, सीटें भरना मुश्किल है। अब 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DLED में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन करने की रफ्तार बेहद धीमी है। 20 जुलाई से आवेदन लिए जा रहे हैं और अब तक मुश्किल से 50,000 का आंकड़ा पार हो सका है। प्रदेश में करीब 2,40,200 सीटों के लिए 10 अगस्त तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, और इस तरह शेष बचे करीब 1 सप्ताह में सीटों के मुताबिक आवेदन आना मुश्किल है। DLED 2021 में प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने विज्ञापन जारी करके अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जिन संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा उनमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान CTE वाराणसी तथा NCTE से मान्यता के बाद में संबद्ध निजी DLED प्रशिक्षण संस्थान शामिल है। असल में मामला ये है कि एक तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है, दूसरी बात ये है कि DLED का जो सत्र है वो बहुत ही अनियमित रहता है, बहुत ही लेट चलता है, और तीसरी बात ये है कि B.Ed को भी प्राथमिक में जो है वो अनुमति दे दी गई है। तो लोग DLED से अच्छा जो है वरीयता अब B.Ed को दे रहे हैं, इसलिए अब DLED कोई छात्र करना ही नहीं चाहता है। हालांकि इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कि विद्यार्थियों का मोहभंग क्यों हो रहा है DLED से, और यही कारण है कि DLED के कुछ अभ्यर्थियों ने कल एक पत्र भेजा है NCT को ये पत्र भेजा है और अनुरोध किया है कि आपने कहा था कि प्रत्येक साल TET होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक साल में TET होता रहा है और पिछले लगभग 19 महीनों में TET का विज्ञापन नहीं आया है। इसलिए तत्काल जो है निर्देशित करें उत्तर प्रदेश सरकार को और PNP को यहाँ पर जो है TET का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। दूसरी बात विद्यार्थियों ने ये भी पत्र में लिखी है NCTE के कि 2011 में के बाद उस समय जब ये देखा गया कि BTC के जो छात्र हैं वो कम हैं, DLED के जो छात्र हैं वो कम हैं, इसलिए प्राथमिक में जो है B.Ed के छात्रों की अनुमति बाद में दे दी गई। लेकिन अब पर्याप्त संख्या में DLED धारी हो चुके हैं और बहुत सारे जो हैं छात्र BTC पास हैं, बहुत सारे जो छात्र हैं वो DLED पास हैं। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से B.Ed को बाहर कर दिया जाए और केवल जो है वो DLED के छात्रों को रखा जाए, अथवा DLED के छात्रों को प्रथम वरीयता में रखा जाए।
जैसा कि बहुत सारे राज्यों ने किया भी है। डीएलएड को प्रथम वरीयता में रखा जाता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये पत्र है, ये भेजा गया टू चेयरमैन एनसीटीई न्यू दिल्ली इंडिया, सब्जेक्ट रिगार्डिंग स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टीईटी एंड 6 मंथ ब्रिज कोर्स फॉर बीएड। ये चीज़ें बीएड के बारे में भी लिखी गई हैं और टीईटी के बारे में भी लिखी गई हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये डेट पड़ी हुई है 3 अगस्त। तो ये काफ़ी धुंधला है, लेकिन इसमें जो विद्यार्थियों ने जो भेजा है वो बात मैंने आपको बता दी। हालांकि किसी राज्य सरकार को दिशा निर्देश देना ये एनसीटीई के उसमें नहीं आता है। एनसीटी नहीं, मतलब जो सरकार चाहती है वही होता है। सरकार जब चाहेगी तब टेट करवाएगी, सरकार जब चाहेगी तब टेट नहीं करवाएगी। और प्राथमिक में बीएड को शामिल करना भी ये केंद्र सरकार का ही फैसला है और उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला, वो भी मैं आप लोगों से बता देता हूँ कि सुबह की वीडियो छूट गई थी। कोषागार लेखाकार भर्ती प्रक्रिया जल्द। ये देखिए लिखा हुआ कि कोषागार कर्मियों की पदोन्नति व नियुक्ति की कार्रवाई जल्द। अकाउंट ऑडिटर की एक भर्ती हाल ही में फंस गई, यूपीएससी ने इसको करवाया था। और उसके बाद बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनकी कमी है, इसी के बारे में अलग अलग समाचार पत्रों में बहुत सारी जो जानकारी है वो आज दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि कोषागार कर्मियों की पदोन्नति और नियुक्ति की कार्रवाई जल्द की जाएगी। कोषागार कर्मचारी संघ ने अपर मुख्य सचिव एसीएस वित्त राधा एस चौहान से कोषागार में लंबित भर्तियों, ये देखिए मामला कोर्ट में भी गया था, पदोन्नतियों एसीपी व रद्द की गई नियुक्ति से संबंधित समस्याओं के निराकरण की मांग की है। जो भर्तियां रद्द की गई हैं 540। संघ के अध्यक्ष अखिलेश चंद्र अग्निहोत्री और महामंत्री हेमंत कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को मंगलवार को एसीएस ने जल्द ही पदोन्नति व नियुक्ति की कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दे दिया है। संघ नेताओं ने एसीएस को बताया है कि कोषागारों में 3 वर्ष से पदोन्नतियां लंबित हैं। महामंत्री हेमंत ने बताया कि इस उप सहायक कोषाधिकारी की पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले वित्त एवं लेखा के 102 पदों में से 90 पद रिक्त हैं और कोषागार लेखाकारों की पदोन्नति से भरे जाने वाले उप सहायक कोषाधिकारी के 271 स्वीकृत पदों में से 180 पद रिक्त हैं। तो जब इनका प्रमोशन होगा तो जो बहुत सारे जो पद है वो भी रिक्त होंगे और जो है सीधी भर्ती भी इसकी आ सकती है। वहीं पर सहायक कोषागार लेखाकार के बारे में भी लिखा है कि पदोन्नति से भरे जाने वाले कोषागार लेखाकार के 938 पदों में से करीब 290 पद खाली हैं। तो कुछ पद जो होते हैं वो प्रमोशन से भरे जाते हैं, कुछ पद के लिए जो है सीधी भर्तियां होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।